नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। महिला सुरक्षा बड़ी चिंता, देश में कड़े कानून भी हैं। तेजी से मामलों के निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें भी हैं। समय के साथ साक्षरता भी बढ़ी है। महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क भी हुई हैं, लेकिन इन सब उपायों से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने में कामयाबी नहीं मिली है। आए दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध की खबरें आती रहती हैं, कभी इस राज्य से कभी उस राज्य से। कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से देश आंदोलित है। यह घटना हमें एक देश और समाज के तौर पर करीब एक दशक पहले निर्भया के साथ हुई अमानवीयता और उसके बाद महिला सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों पर दोबारा गौर करने पर मजबूर करती है। शर्मनाक बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और दुष्कर्म के मामलों पर जब लोग आक्रोशित होते हैं, सिस्टम की नाकामी पर सवाल उठाते हैं, तो इस पर राजनीति शुरू हो जाती है और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है। एक देश और समाज के तौर पर हम महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित कर पा रहे हैं और इस पर क्या किया जाना बाकी है, यही आज पड़ताल का अहम मुद्दा है। लड़के हैं, ऐसा करेंगे ही, मनोवृत्ति से मुक्ति जरूरी। कोलकाता में हुई दुष्कर्म की घटना की अंतहीन पीड़ा से पूरा देश आहत है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। यक्ष प्रश्न यह है कि क्या ऐसी घटना पहली बार घटित हुई है? इसका उत्तर हम सभी के पास है। कैंडल मार्च, सड़कों पर प्रदर्शन, इंटरनेट मीडिया पर क्रांतिकारी विचार और अपने कर्तव्यों से इतिश्री। क्या हम यह नहीं जानते कि हर दिन हर क्षण देश के किसी कोने में मानव देह का लबादा ओढ़े भेड़िए वासना में लिप्त अपने शिकार की तलाश में भटक रहे हैं? इससे उनका कोई सरोकार नहीं कि उनका ग्रास नन्ही सी बच्ची है या फिर प्रौढ़ महिला। दुष्कर्म की घटनाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि हम सभी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हैं, अपितु बर्बर समाज में जी रहे हैं और यह अवस्था ऐसी ही रहेगी, क्योंकि जब हम आरोप प्रत्यारोप के खेल में हार जीत का युद्ध लड़ने में अपनी समस्त शक्ति को झोंक बैठे हैं, तो कैसे यह विचार करेंगे कि इस अमानवीय सामाजिक व्याधि का उपचार हो? स्त्री को देवी मानकर पूजने वाली संस्कृति यदि दुष्कर्म की साक्षी बनती है, तो यकीनन इसका संपूर्ण दायित्व सामाजिक व्यवस्था की उस मौन स्वीकृति को जाता है जिसे हमने तथाकथित रूप से पौरुष के रूप में स्वीकार किया है। पुरुषत्व की विकृत परिभाषा स्त्री को भोग के रूप में स्वीकार करती है और इस परिभाषा का पोषण परिवार से आरंभ होता है। मर्यादित जीवन की नियमावली से पूरी तरह से मुक्त सामाजिकरण की यह प्रक्रिया उच्छृंखल जीवन की पोषक बनती है। परिवार की परिधि में स्त्री जनित यौन उच्छृंखलता जब हास्य का विषय बन रही होती है, उसी क्षण ऐसे बालकों का भी निर्माण होता है जो स्त्री को भोग के रूप में स्वीकार करने के प्रथम चरण की ओर बढ़ रहे होते हैं। गली मोहल्लों में अश्लील टिप्पणियां करती जिह्वा किसी निर्वाचित संस्कृति की उपज नहीं है, अपितु उन अभिभावकों की छत्र छाया की परिणति है जिन्हें अपने बालकों का ऐसा व्यवहार सामान्य और पुरुषोचित प्रतीत होता है। लड़के हैं, ऐसा करेंगे ही, लड़कियों को ही ध्यान रखना चाहिए। यह वाक्य उस पाशविक प्रवृत्ति को जन्म देता है जिसकी उत्पत्ति का संपूर्ण दायित्व अभिभावकों को जाता है।
एक दुष्कर्मी को सामाजिक व्यवस्था में स्वीकार करने की प्रवृत्ति उसकी पीठ थपथपाती है और दिलासा देती है कि जिस तरह कमजोर न्यायिक एवं पुलिस व्यवस्था उसका संरक्षण करेगी, ठीक उसी तरह समाज भी उसके अपराधों को भूलकर सहजता से उसे स्वीकार करेगा। ऐसे परिदृश्य में जयपुर यानी राजस्थान के दुष्कर्मी और हत्यारे सिकंदर उर्फ जीवाणु के बारे में जानना अपरिहार्य हो जाता है। 2001 में जीवाणु ने पहली बार एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, परंतु वह जेल से छूट गया। 2014 में उसने 4 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। वह फिर छूट गया। 2015 में पुनः उसने एक मासूम बच्ची को अपनी वासना का शिकार बनाया, पर फिर भी वह छूट गया। 2019 में उसने फिर 2 बच्चियों को अपना शिकार बनाया। 6 बार गिरफ्तार होकर छूटना उन प्रश्नों को खड़ा करता है जिसका उत्तर पुलिस, अधिवक्ता, जमानत देने वाले व्यक्ति तथा न्यायिक व्यवस्था के पास है। यह सभी उस सामाजिक व्यवस्था के पोषक हैं जिसे दुष्कर्म संस्कृति कहा जाता है। दुष्कर्म के मामलों में कई बार आरोपी को विवाह करने को भी कहा जाता है। हमारी मानवीयता उस दहलीज तक होनी चाहिए जहां आम व्यक्ति कमजोर और अपराधी मजबूत ना हों। इस संस्कृति के संरक्षण में एक बड़ी भूमिका पोर्न व अश्लील सामग्री की भी है जो सहजता से उपलब्ध है। अमेरिका के सीरियल किलर और दुष्कर्मी टेड बंडी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि यदि उसे पोर्न देखने की आदत नहीं पड़ी होती तो उसने यौन अपराध नहीं किए होते। अमेरिकी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता रॉबिन मॉर्गन ने 1974 में अपने एक लेख में थ्योरी एंड प्रैक्टिस पोर्नोग्राफी एंड रेप में लिखा था कि पोर्नोग्राफी उस सिद्धांत की तरह काम करती है जिसे व्यवहारिक रूप से दुष्कर्म के रूप में अंजाम दिया जाता है। अपराध एक, कारक अनेक। महिलाओं के खिलाफ अपराध को प्रभावित करने के कारकों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है सैद्धांतिक कारक, जिसे सिद्धांत के द्वारा सही ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनेमा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। दूसरा है सांख्यिकीय कारक, जिसे आंकड़ों की मदद से साबित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बेरोजगारी का प्रभाव, भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक कारकों का प्रभाव। सैद्धांतिक कारक हमें अपराध के पीछे की मानसिकता के साथ पीड़ित के नजरियों को भी समझने में मदद करते हैं। वहीं सांख्यिकीय कारक हमें उस रास्ते को समझने में मदद करते हैं जिन पर आगे बढ़कर हम महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगा सकते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स के अध्ययन के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक कारकों से प्रभावित होते हैं। नंबर 1, बेरोजगारी। बेरोजगारी महिलाओं के खिलाफ अपराध को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। अगर बेरोजगारी 1% बढ़ती है तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले 45% बढ़ जाते हैं। नंबर 2, महिला श्रम बल भागीदारी। महिलाएं जब काम के लिए बाहर जाती हैं तो उनके लिए खतरा बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ने से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता है। नंबर 3, जनसंख्या घनत्व। किसी शहर में घनी आबादी वाला इलाका अपराध खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध का केंद्र बन जाता है। मुंबई में झुग्गी बस्ती धारावी इसका एक सटीक उदाहरण है। नंबर 4, क्षेत्र। बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य में अगर
पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी नहीं है तो वहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में अपराध बढ़ता है। नंबर 5, गरीबी अपराध की दर को बढ़ाती है। नंबर 6, पुलिसकर्मियों की संख्या। पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों की संख्या महिलाओं के खिलाफ अपराध को प्रभावित करती है। यहाँ महिला पुलिसकर्मियों की संख्या मायने रखती है। महिलाओं के खिलाफ अपराध 4,45,256 मामले दर्ज हुए। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के भारत में 51 FIR दर्ज हुई। प्रति घंटे महिलाओं के अपराध के मामले 64.6% रही। प्रति लाख आबादी पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 75.8% मामलों में दाखिल किए गए आरोप पत्र। स्रोत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की सालाना रिपोर्ट 2022। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के दूसरे कारण। परिवारों में बचपन में ही लड़कों को लड़कियों के मुकाबले वरीयता दी जाती है। महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं एवं शिक्षा से वंचित किया जाना। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में आरोपी को माफ़ी मिल जाना। भेदभाव और दुर्व्यवहार के खिलाफ बोलने पर महिला को परिवार और समुदाय से समर्थन न मिलना। कम पढ़ा लिखा होना। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न होना। अविवाहित या तलाकशुदा होना। लिव इन रिलेशनशिप में होना घरेलू हिंसा के लिए जोखिम के कारक के तौर पर काम करते हैं। मीडिया और सिनेमा में महिलाओं के खिलाफ हिंसा दिखाया जाना महिलाओं के खिलाफ आक्रामकता को बढ़ावा देता है। अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं महिलाएं। महिलाओं को अत्याचार पर चुप रहने के बजाय इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। महिलाओं में उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। महिलाओं को दहेज, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों का मुखर विरोध करना होगा। महिलाओं को कराटे और ताइक्वांडो का प्रशिक्षण भी लेना चाहिए। इसी के साथ मेरा भी कहना है, फांसी दो हर उस पापी को जिसने भी ऐसा सोचा हो। बन तेजाब जिस दानव ने किसी पुष्प को नोचा हो, किसी पुष्प को नोचा हो। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।